तो देखो 14 में तो कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है, 14 तो क्लियर है। तो अभी आज का जो टॉपिक है ना, दैट इज आर्टिकल 15। आर्टिकल 15, 15 और 16 ये मेनली हमने अच्छे से याद करने हैं। आर्टिकल 15 और 16 देखो, यूजुअली इनको जब हम पढ़ते हैं, मोस्टली जगह या बुक में भी आप देखेंगे, लक्ष्मीकांत में भी देखेंगे, तो सीधा उसमें आर्टिकल 15 दे दिया है। हालांकि हम इसको पर्टिकुलरली पढ़ेंगे, मतलब इसके जो 6 प्रोविजंस हैं वो क्या हैं, किस किस अमेंडमेंट से आए, बुक में मेंशन किया है, पर वो उस तरह से मेंशन नहीं किया है। वो सीधा दे दिया कि इसमें ये एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन है। हम इसको आर्टिकल वाइज या क्लोज सब क्लॉज वाइज इसको हम पढ़ेंगे। तो इन जनरल अगर देखें तो आर्टिकल 15 क्या है, आर्टिकल 15 किसकी बात करता है, मूवी भी बन चुकी है आर्टिकल 15 पे। आर्टिकल देखो, आर्टिकल 14 टू 18 जो है, ये हमारे देश में क्या इंश्योर करते हैं, इक्वालिटी। तो 14 से 18 तक जो भी आर्टिकल्स हैं वो देश में समानता लाने की बात करते हैं। जैसे प्रीवियस आर्टिकल में हमने पढ़ा इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून की नजर में हर व्यक्ति क्या है, इक्वल है, यानी कि नो वन इज अबव द लॉ, वेदर रिच और पुअर, कोई भी व्यक्ति है कानून की नजर में सब समान है, वो आर्टिकल 14 था। और दूसरा प्रोविजन था कि लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, कि अगर जीवन के जैसे सर्कमस्टांसेस होंगे उसको ट्रीटमेंट भी वैसे ही मिलनी चाहिए। तो वो तो आर्टिकल 14 था। इस 15 में क्या आएगा, हाँ हाँ, वो हमने पहले ही पढ़ लिया था, 15, 16, 19, 29, 30। ये किसके लिए है, सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, इनके लिए ये है। तो क्या आएगा इसमें, हाँ ठीक है, ये तो चलो सब्जेक्ट मैटर हो गया कि आर्टिकल 15 का जो सब्जेक्ट मैटर है, किसी भी व्यक्ति के साथ मतलब भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी। लेकिन अगर पर्टिकुलरली समझना हो तो कैसे इसको करेंगे, ये तो आर्टिकल 15 का सब्जेक्ट मैटर हो गया। जैसे सब्जेक्ट मैटर हम देखें तो सीधा प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ये तो सिंपली सब्जेक्ट मैटर। अगर पूरे आर्टिकल 15 के लिए इन जनरल बोल देना हो तो क्या नहीं होगा, देश में भेदभाव नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ये तो जनरल है। लेकिन अभी एक एक करके इसके पर्टिकुलर जो प्रोविजंस हैं उन पे हम बात करेंगे, यानी कि लेकिन इसका क्रक्स आप समझ लो, पहले पहले मैं आपको क्रक्स समझाऊंगा, फिर हम डिटेल में चलेंगे, स्लाइड्स के साथ भी एक एक पूरी जो कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है उसके साथ हम इसको समझेंगे। जैसे देखो, आर्टिकल 15 का 1, फिर आर्टिकल 15 का 2, मेन जो राइट्स है ना, राइट्स तो ये दो ही है। हालांकि उसके बाद आर्टिकल 15 3, देन 4, उसके बाद 5 और ये 6, ये आगे सब क्लॉजेज भी हैं, पर ये एज सच राइट्स नहीं है। ये वाला फिर भी राइट है 15 6, लेकिन ये बाकी जो है ये राइट्स नहीं है। 15 6 को भी हम मान सकते हैं, वो राइट्स नहीं है, बट दीज आर इनेबलिंग क्लॉजेस विच एम्पावर स्टेट टू डिस्क्रिमिनेट। और कौन सा वाला डिस्क्रिमिनेट, कल बताया था कौन सा वाला, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। वो खुद स्टेट को एम्पावर करेंगे। यानी कि अगर मैं ऐसा आपको बताऊं, आर्टिकल 15 क्या बोलता है कि ये पर्टिकुलरली बात करता है, जैसे प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। अब मैं पूरा लिखने लगूंगा, सीधा इस पे आप देख लीजिए, यहीं पे आपको दिखा देता हूं। जैसे ये देखो, आर्टिकल 15 इन जनरल देखें तो इन जनरल क्या बोलता है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। बोला इन सब के आधार पे किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। ये तो इन जनरल आर्टिकल 15 है, इन जनरल बात नहीं करेंगे। अब 1 2 3 करके चलेंगे। जैसे देखो, आर्टिकल 15 1, ये क्या कह रहा है, इसको अच्छे समझो। ये कहता है द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट। देखो मेन बात तो ये आ गई, किसकी बात कर रहा है ये, कि कौन डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, स्टेट। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन। तो पहली बात तो ये कि कौन भेदभाव नहीं करेगा, स्टेट। और दूसरा किसके साथ भेदभाव नहीं करेगा, सिटीजन। तो वो हमें पता है कि 15 16 19 29 और 30 ये सिर्फ किसके लिए अवेलेबल है, ओनली फॉर इंडियन सिटीजन, ये भारतीय नागरिकों के लिए प्रोविजंस है। तो आर्टिकल 15 का एक कहता है कि जो स्टेट है, यानी कि जो भारत देश है, वो राज्य सरकार, केंद्र सरकार, लोकल गवर्नमेंट, कल बता दिया था आपको कि स्टेट की परिभाषा में क्या क्या आएगा, किस आर्टिकल में था, आर्टिकल 12 में। वो हमने देख लिया था कि स्टेट की डेफिनेशन में क्या क्या आएगा। तो आर्टिकल 15 1 कहता है द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, एक तो की वर्ड डिस्क्रिमिनेट है, अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स, ओनली, दिस ओनली इज द कीवर्ड। अभी समझाऊंगा कैसे, ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। मतलब वो सारे भी नहीं हो सकते हैं, ये अकेला अकेला एक प्रोविजन भी नहीं हो सकता है।
इसका मतलब ये हुआ, जैसे देखो एक व्यक्ति है, मान लीजिए वो किसी धर्म विशेष का है, तो स्टेट उसके साथ भेदभाव नहीं करेगी। सिर्फ धर्म विशेष बोल के भेदभाव नहीं करेगी। ओनली वर्ड समझो, ये जो वर्ड है ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम, या तो चारों पांचों इकट्ठे या एक। उदाहरण इसका ये है, जैसे मान लीजिए राशन बंट रहा है, मान लीजिए कि सरकार बोलती है कि कोरोना चला है, 2 महीने का राशन एक साथ ले लो, और सरकार बोलेगी कि सारे बंदे ले लो, पर ये वाले धर्म के लोगों को राशन नहीं मिलेगा। इसका मतलब स्टेट भेदभाव कर रही है सिर्फ किसके आधार पे? रिलीजन के आधार पे। या बोले कि नहीं इस वाली जाति को नहीं मिलेगा, तब भी वो किसके आधार पे भेदभाव कर रहे हैं? कास्ट के आधार पे। या बोलेंगे महिलाओं को नहीं मिलेगा या पुरुषों को नहीं मिलेगा, तो सेक्स के आधार पे, जेंडर के आधार पे भेदभाव कर रहे हैं। ओनली वो ग्राउंड नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई एडिशनल ग्राउंड है तब बात सही है, पर ओनली ग्राउंड नहीं होना चाहिए। ऐसा 15 सब सेक्शन 1 बोलता है। हालांकि इसके लिए, इसके मतलब वॉयलेशन के लिए खुद सरकार ने क्लॉज बनाया है, वो एक अलग चीज, अभी आगे आ जाएगा 15(3) में। तो 15(1) क्या कह रहा है कि जो स्टेट है वो किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। ओनली किस ग्राउंड पे? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन। दिस ओनली इज द कीवर्ड, ओनली कीवर्ड। जैसे उदाहरण समझो, एक गांव में 4 कम्युनिटीज रहती हैं, ऐसे समझो एक गांव है, उस गांव में 4 कम्युनिटीज रहती हैं, और सरकार बोले इन 3 कम्युनिटीज को राशन मिल जाएगा, चौथी वाली जो कम्युनिटी है वो राशन की दुकान में नहीं आएगी राशन लेने। अगर खाली ऐसा बोले तब तो भेदभाव होगा, ऐसे नहीं कर सकते हैं। पर अगर ऐसा हुआ है कि इन 3 कम्युनिटीज में कोरोना का एक भी केस नहीं है, और चौथी कम्युनिटी में पूरा गांव कोरोना से इन्फेक्ट है, अब एडिशनल ग्राउंड क्या जुड़ गया? अब सिर्फ कास्ट पे मना नहीं कर रहे हैं, अब हेल्थ ग्राउंड भी जुड़ जाएगा कि ये जो चौथी कम्युनिटी है, ये इसलिए नहीं मना कर रहे हैं कि ये XYZ कम्युनिटी है इसलिए राशन की दुकान में नहीं आएंगे, पर साथ में प्रोविजन क्या है कि वो कोरोना से ग्रसित है, और वो आएंगे तो और इन्फेक्ट हो सकते हैं, तो उनके लिए कोई और इंतजाम किया जाएगा, सैनिटाइज करके, या इस तरह से कोई गाड़ी जाएगी वो घर में छोड़ के आएगी, तो फिर वो पॉसिबल है। पर सिर्फ किसके आधार पे भेदभाव नहीं होगा? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, उसके साथ कोई और क्लॉज जोड़ दिया तब कोई दिक्कत नहीं। समझ आया मैंने क्या कहा? तो आर्टिकल 15 क्या कहता है? द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। या तो चारों पांचों इकट्ठे भी नहीं हो सकते हैं, ये बोले कि हिंदू व्यक्ति और हिंदू में उस जाति का व्यक्ति, तब रिलीजन भी आ गया, साथ में क्या आ गया? कास्ट भी आ गई, तब भी नहीं भेदभाव होगा। तो ये चारों पांचों इकट्ठे या फिर इनमें से कोई एक भी, तो ऐसा इसके दम पे, इसके आधार पे भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ये वेरी पर्टिकुलर स्टेटमेंट है किसकी? आर्टिकल 15(1) की। तो आर्टिकल 15(1) से हमें एक चीज पता चली कि इट प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ओनली बाय द स्टेट। मतलब प्राइवेट इंडिविजुअल करेगा तो 15(1) में मना नहीं है उसको। सिर्फ कौन भेदभाव नहीं कर सकता है? स्टेट। जैसे अभी बोला कि राशन के लिए ये कम्युनिटी आएगी दूसरी नहीं आ सकती है, तो राशन कौन वितरण कर रहा है? स्टेट, सरकार कर रही है, तब वो मना नहीं कर सकती है। ये ऐसा बोले इस कम्युनिटी को मनरेगा में काम मिलेगा दूसरी कम्युनिटी को नहीं मिलेगा, तो वो सरकार काम कर रही है, तो स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी। तो आर्टिकल 15(1) स्पेशली किस पे प्रोहिबिशन लगाता है? स्टेट पे। और प्रीवियस लेक्चर में जब हम सैलिएंट फीचर पढ़ रहे थे फंडामेंटल राइट्स के, तब मैंने क्या कहा था कि मोस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल अगेंस्ट द स्टेट। वो किसके ऊपर प्रोहिबिशन इंपोज करते हैं? स्टेट के ऊपर। और कुछ हैं जो प्राइवेट इंडिविजुअल पे भी प्रोहिबिशन इंपोज करते हैं। तो 15 सब सेक्शन 1 पर्टिकुलरली ये किसके खिलाफ है? ये स्टेट ऐसा भेदभाव नहीं कर सकता है। तो 15(1) में जो की वर्ड है इट इज डिस्क्रिमिनेशन, की भेदभाव नहीं होगा। दूसरा की वर्ड ओनली, इस ओनली पे फोकस करो, ओनली वो ग्राउंड नहीं होना चाहिए, दूसरा साथ में कोई ग्राउंड है तो पॉसिबल है। जो मैंने बताया कि 4 कम्युनिटी है, अब चारों कम्युनिटी गांव में एक हैंड पंप है, वहां पानी भरने के लिए आते हैं। अब सरकार बोलते ये वाली कम्युनिटी नहीं आएगी, तब पॉसिबल नहीं। पर ये बोलते कि इस कम्युनिटी के ये जो गांव है ये कोरोना से ग्रसित है, और वो हैंडपंप में आएंगे, कॉमन हैंडपंप में, तो दूसरा गांव भी संक्रमित हो सकता है, तब फिर मना की जा सकती है कि उनके लिए कोई और इंतजाम किया जाएगा, होम डिलीवरी इस तरह से कोई और इंतजाम किया जाएगा, या और कोई रिजर्व है, कोई रिसोर्स है पानी का, तो वहां पे डाइवर्ट किए जाएंगे। इन द मीन टाइम, मतलब जब तक बीमारी ठीक नहीं होती है, तब पॉसिबल है। तो अकेला ऐसा बोलना कि उस जाति का व्यक्ति इस बाउडी में, इस हैंडपंप में, यहाँ पे नहीं आएगा, फिर वो मना है, या इस पर्टिकुलर जाति को या इस धर्म को राशन नहीं मिलेगा, फिर वो चीज गलत है। समझ आ गया आर्टिकल 51? ठीक है। अब आते हैं 15(2) में। देखो
ये मैंने आपको बता दिया कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, पर प्रोहिबिशन कौन नहीं करेगा, पर्टिकुलरली किसके लिए है, स्टेट नहीं करेगा, और सिर्फ किसके लिए अवेलेबल है, सिटीजन। वो तो पूरा आर्टिकल 15 ही सिटीजन के लिए अवेलेबल है, इसमें तो एक एक करके बताने की जरूरत ही नहीं। पूरा 15, 16, 19, 29, 30 आपको पता है, पर स्टेट ऐसा भेदभाव नहीं करेगा। और ग्राउंड्स ओनली आपने देख लिए, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ये पांचों इकट्ठे भी होंगे और एनी एनी ऑफ देम, कोई भी हो सकता है, तभी पॉसिबल नहीं है। ये है आर्टिकल 15 सबसेक्शन 1। अब आते हैं 15 सबसेक्शन 2 की। देखो, ये भी सेम है, ये भी सेम प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है। अभी सब्जेक्ट मैटर आपको पूरी स्टेटमेंट पढ़ा दूंगा, पर अंतर ये है कि 15 सबसेक्शन 2 ये स्टेट पे भी रिस्ट्रिक्शन इंपोज करता है एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल। कोई व्यक्ति विशेष भी नहीं कर सकता ऐसा काम। और ये पर्टिकुलरली बात करता है कुछ प्लेसेस की, ये पर्टिकुलरली प्लेसेस की बात करता है, जैसे कोई होटल हो गया, कोई ढाबा हो गया, जो जो पब्लिक डोमेन में चीजें होती हैं, जैसे कोई बाथिंग घाट है, कोई बस स्टॉप है, कोई भी ऐसी चीज जो पब्लिक डोमेन में है, वहां कोई किसी को मना नहीं करेगा। जैसे उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल, कोई ढाबा है, यहीं पे चौक में ही आप देखेंगे बहुत सारे ढाबे हैं। एक ढाबा है और कोई व्यक्ति वहां पे गया चाय पीने के लिए, और किसी ने बोल दिया कि आप किस जाति के हैं, आप तो इस बेंच में मत बैठिए, आप उस वाले बेंच में बैठिए, या आप किस धर्म के हैं, आप उस वाले बेंच में बैठिए। अब यहाँ तो स्टेट भेदभाव नहीं कर रही है। मान लो ढाबे का मालिक वो तो प्राइवेट ओनर है, ढाबा उसका अपना है, सरकार का कोई स्टेक नहीं है उसके ढाबे में। तो क्या वो व्यक्ति ऐसा कर सकता है? वो भी ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि एक बार उसने जब ढाबा ओपन कर दिया तो वो पब्लिक डोमेन की चीज होगी। एक बार किसी ने ओला उबर में अपनी गाड़ी रजिस्टर करवा दी तो फिर वो पब्लिक डोमेन में आ गई। अब प्राइवेट ही बस क्यों नहीं हो, लेकिन अगर वो पब्लिक डोमेन में चल रही है, वो शिमला से चंडीगढ़ सवारियां ढो रही है, पब्लिक डोमेन में है, तब वो ऐसा भेदभाव नहीं कर सकता है। हाँ, किसी का अपना घर है, अपना ड्राइंग रूम है, वहां किसी को ही मना कर सकता है कि भाई मेरे घर में किसी को एंट्री नहीं। पर पब्लिक डोमेन में वो व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा। मतलब किसके आधार पे नहीं करेगा? सेम वही ग्राउंड्स, क्या? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। तब वो एंट्री के लिए मना नहीं करेगा। हाँ, किसी और कारण से मना कर रहा है तो अलग बात है। जैसे आप सेक्रेटेरिएट चले गए और सेक्रेटेरिएट के बाहर पार्किंग लगी है, और पार्किंग में किसी को भी गाड़ी लगाने नहीं दे रहे हैं, तब अलग बात है। तब वो अलग बात है कि गवर्नमेंट पार्किंग है तो पार्किंग नहीं लगाएंगे। पर पार्किंग वाला गार्ड अगर ऐसा कर रहा है कि अच्छा जाति बताओ, फिर बोलेगा ठीक है आप लगा लो, दूसरे बंदे को बोलो जाति बताओ, आपको पार्किंग नहीं मिलेगी। अगर ऐसा डिस्क्रिमिनेट कर रहा है तब वो पॉसिबल नहीं। हाँ, किसी की भी गाड़ी नहीं लग रही है तब वो स्वाभाविक सी बात है कि गवर्नमेंट पार्किंग है और वहां पे स्पेस कम है। समझ आ गया मैंने क्या कहा? तो आर्टिकल 15(1) और 2 में क्या अंतर है? 15(1) जनरल बात करता है, ठीक है, जनरल डिस्क्रिमिनेशन, वो पर्टिकुलर नहीं बोल रहा है। और किस कौन नहीं करेगा डिस्क्रिमिनेट? स्टेट नहीं करेगी। 15 सबसेक्शन 2 पर्टिकुलर बात कर रहा है कि बाथिंग घाट है, ढाबा है, होटल है, कोई भी ऐसी पब्लिक डोमेन की चीजें हैं, वहां भेदभाव नहीं होगा। और कौन नहीं करेगा? स्टेट भी एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल भी, दोनों को अकाउंट में ले लेता है। तो ये 15 सबसेक्शन 2 है। 1 मिनट के लिए इसको देख लेते हैं स्लाइड। ये देखो, नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ, फिर से वही बात आ गई, ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम बी सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, रेस्ट्रिक्शन और कंडीशन विद रिगार्ड टू, किसके संबंध में? पहला, एक्सेस टू शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल्स, प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, ये सारी चीजें। या जैसे पब्लिक एंटरटेनमेंट, कोई मॉल है, कोई इस तरह की कोई चीजें हैं, रिक्रिएशनल एक्टिविटी का कोई स्पॉट है, कोई वाटर पार्क है जो पब्लिक डोमेन में आ चुका है, जहां पे लोग टिकट लेते हैं और जाते हैं, वहां मना नहीं कर सकता है। हाँ, किसी व्यक्ति ने अपने घर के कंपाउंड के अंदर स्विमिंग पूल बनाया है, तब वो मना कर सकता है कि जी ये तो मेरा पर्सनल है। और जब पब्लिक डोमेन में है, उस बंदे ने बाहर बोर्ड लगा रखा है कि वाटर पार्क है और 50 रुपए की टिकट दो और यहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हैं, अब फिर वो मना नहीं करेगा धर्म, जाति और इन सारे आधार पे। क्लियर हो गया ये? ठीक है। तो दूसरा, द यूज ऑफ वेल्स, टैंक्स, बाथिंग घाट्स, रोड्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट मेंटेन्ड होली और पार्शियली आउट ऑफ स्टेट फंड्स और डेडिकेटेड टू द यूज ऑफ जनरल पब्लिक। ये इस चीज को समझो, या तो वो पब्लिक का है, या तो डेडिकेट किया हो किसके लिए? जनरल पब्लिक के लिए। जो मैंने आपको समझाया कि एक व्यक्ति है, उसने अपने घर के अंदर, अंबानी ने मान लो अपने घर के अंदर स्विमिंग पूल बनाया है, तो अंबानी मना कर सकता है कि भाई कोई नहीं आएगा तो मेरे परिवार के लिए है, तब मना हो सकती है। पर एक बार पब्लिक डोमेन में कोई चीज बना दी, कोई रेस्टोरेंट अगर अंबानी ने या कोई कैफे मुंबई में ओपन कर दिया, तो वहां नहीं वो मना कर सकते हैं कि इस जाति का व्यक्ति, इस धर्म का व्यक्ति नहीं आएगा।
समझ आ गया? ठीक है। तो आर्टिकल 15 सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 दोनों में डिफरेंस क्लियर है। पहला जो है सिमिलैरिटी तो ये है कि पहला जो है ये भी सिटीजन के लिए और दूसरा वो भी सिटीजन के लिए। वो अंडरस्टूड है, पूरा आर्टिकल 15 ही किसके लिए है? सिटीजन के लिए है। पर डिफरेंसेस क्या है? पहला किस पे रिस्ट्रिक्शन इंपोज करता है? स्टेट पे। और दूसरा वो स्टेट तो है ही है, साथ में प्राइवेट इंडिविजुअल भी है। पर किन वाली चीजों पे? जो पब्लिक डोमेन में है या जो डेडिकेट की गई है फॉर द यूज ऑफ जनरल पब्लिक। जैसे ये कोचिंग सेंटर है, अभी यहाँ पे जो क्लास चल रही है ये कोई प्राइवेट घर नहीं है कि बंदा घर में आके किसी एक व्यक्ति को पढ़ा रहा है। अभी यहाँ पे मना नहीं की जा सकती है, जो भी आएगा बिना जाति बिना धर्म पूछे उसको क्लास में बैठने दिया जाएगा। कोई भी ऐसी चीज, चाहे वो ओला हो, उबर हो, कोई बस चल रही हो, कोई ढाबा हो, कोई भी ऐसी चीज, कोई बाथिंग घाट है या बस स्टॉप है जो पब्लिक यूज के लिए डेडिकेट किया हो, चाहे वो प्राइवेट ही क्यों नहीं है, पर एक बार पब्लिक डोमेन में है तो वहां पे मना नहीं की जा सकती है। तो आर्टिकल 15 सबसेक्शन 2 जो है ये हमने इतिहास में देखा है। ये पर्टिकुलरली चीजें लिखने पड़ी संविधान में, क्योंकि इंटीरियर्स में भी आपने देखा होगा ये सदियों से जो छुआछूत और वो सिस्टम और ये जो डिस्क्रिमिनेशन चली है वो इन्हीं चीजों को लेके तो चलती है कि इस कुएं से कोई पानी नहीं भरेगा, इस वाली जो है हैंड पंप है वहां से कोई पानी नहीं भरेगा, इस जगह पे कोई दूसरा व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा। तो ऐसे ही डिस्क्रिमिनेशन तो सदियों से होती आई है। तो पर्टिकुलरली ये पॉइंट लिख दिए गए हैं किसमें? आर्टिकल 15 सबसेक्शन 2। तो कभी आ जाए ऐसा इम्प्लिसिटली कि भारतीय संविधान में ऐसे कोई आर्टिकल जो अनटचेबिलिटी को एबोलिश करते हो, छुआछूत को एबोलिश करते हो। एक तो आर्टिकल 17 है, वो तो सीधा सीधा बोल देता है, उसकी तो डायरेक्ट लाइन ही क्या है? एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत। वो तो एक्सप्लिसिट प्रोविजन है जो डायरेक्टली बोल रहा है कि देश में क्या नहीं होगा? छुआछूत नहीं होगी। कौन सा आर्टिकल? 17। वो तो एक्सप्लिसिटली बोल रहा है। पर एक आर्टिकल है जहां छुआछूत कहीं नहीं लिखा है, अस्पृश्यता या अनटचेबिलिटी वर्ड कहीं यूज नहीं किया है, पर मतलब तो वही हुआ। आप किसी को धर्म जाति के आधार पे किसी को कुएं में जाने से या किसी को ऐसी जगह पब्लिक डोमेन की कोई चीज इस्तेमाल से नहीं रोकेंगे। तो मतलब तो वही है। ये आर्टिकल भी किसका अंत करना चाहता है देश में? छुआछूत का, अनटचेबिलिटी का। तो इनडायरेक्टली देखे तो ये दोनों आर्टिकल्स मैंने आपको बता दिए। दिस आर्टिकल यानी कि 15 सबसेक्शन 2 हेल्प्स इन फाइटिंग अगेंस्ट अनटचेबिलिटी अलोंग विद आर्टिकल 17। वो 17 आगे आएगा कि अस्पृश्यता और छुआछूत क्या है। मीनिंग क्लियर हुआ दोनों में? मतलब डिफरेंस क्लियर हुआ? वन इज आर्टिकल 15 सबसेक्शन 1 और दूसरा 15 सबसेक्शन 2। ठीक है, तो ये दोनों हमने देख लिए। अब ये पर्टिकुलरली किस किस के बारे में बात करता है तो आपने पढ़ भी लेना है, वैसे मैंने आपको समझा दिया। आपकी जो बुकलेट है, बुक है, उनमें भी ये मेंशन किया गया है। देन अब आ जाते हैं वापस। देखो, हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या बोल रहा है जनरली? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कि किसी व्यक्ति के साथ क्या नहीं होगा? भेदभाव नहीं होगा। जिसके दो प्रोविजन हमने पढ़े, आर्टिकल 15 सबसेक्शन 1 और 15 सबसेक्शन 2। दोनों ही भेदभाव रोक रहे हैं। दूसरा वाला मोर पर्टिकुलर है। दूसरा वाला प्राइवेट और पब्लिक दोनों को इंक्लूड कर लेता है। पहले वाला सिर्फ किसको इंक्लूड कर रहा था? स्टेट को इंक्लूड कर रहा था। बाकी ऑलमोस्ट तो वो सेम ही है। सबका क्रक्स यही है कि देश में किसको रोकते हैं? ये भेदभाव को रोकते हैं। पहला सरकार भेदभाव ना करे, दूसरा कोई भी भेदभाव ना करे। तो ये हो गया 15(1) और 15(2). अब समझो अगले जो प्रोविजन, लेकिन उसके लिए हमें वापस जाना पड़ेगा कल वाले लेक्चर में। देखो, ये मैं मिटा रहा हूं 15(1) और 2। देखो 15(1) हमने पढ़ लिया, 15(2) भी पढ़ लिया। तो ये जो 15(3) है, 3, 4, 5, 6 इन पर्टिकुलर, ये मतलब अभी तो खुद कह रहे हैं ना, अभी तो 15(1) और 2 में खुद कह दिया कि किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होगा ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ, ओनली वर्ड पे फोकस करो। कौन कौन से ग्राउंड? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये जो जेंडर एक कारण है, सेक्स जो कारण है, जेंडर जो कारण है, सरकार खुद बोलती है इस पे भेदभाव हो सकता है। मतलब पहले दो में उन्होंने क्या बोला कि इसके आधार पे भेदभाव नहीं होगा, पर हमें पता है एक्सेप्शन तो हर जगह है। पहले बोल रहे हैं किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होगा, फिर बोला नहीं हो सकता है, जेंडर के आधार पे हम भेदभाव कर सकते हैं। तो आर्टिकल 15(3) जो होगा ये इनेबलिंग क्लॉज है। अभी आपको समझ आ जाएगा पूरा। इनेबलिंग क्लॉज आई मीन इट एम्पावर्स, इट एम्पावर्स द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजंस
फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। चिल्ड्रन को तो छोड़िए, मेन किस पे फोकस कीजिए, वुमेन। आर्टिकल 15 एक और दो बोल रहा था कि ओनली किस आधार पे भेदभाव नहीं होगा, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, मतलब जेंडर पे भेदभाव नहीं होगा ओनली। और 15(3) इन दोनों को भुला के क्या बात कर रहा है कि किसके लिए हम कर सकते हैं स्पेशल प्रोविजन, महिलाओं के लिए कर सकते हैं, महिलाओं के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन किया जा सकता है। तो हम ये कहेंगे कि आर्टिकल 15(1) और 2 ये है फंडामेंटल राइट्स, ये एग्जैक्टली राइट्स हैं कि मेरे साथ कभी भेदभाव नहीं होगा, जाति, धर्म या इस तरह जेंडर के आधार पे मेरे साथ कभी भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 15 एक और 2 मुझे अधिकार दे रहे हैं। और 15(3) क्या है, वो राइट नहीं है। 15(3) तो सरकार के लिए एक प्रकार का क्या है, अ काइंड ऑफ इनेबलिंग क्लॉज, जो उनको परमिशन दे रहा है, जो खुद उनको परमिशन दे रहा है। यानी कि 15(3) इज इन एक्सेप्शन टू आर्टिकल 15(1) एंड सबसेक्शन 2। जो 15(3) है वो खुद एक्सेप्शन है किस आर्टिकल के लिए, 15(1) और 2 के लिए। आपको क्लियर तो हो रहा है ये मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। मतलब 15(1) और 2 में पहले एक नियम बनाया, बोला इनमें से किसी के लिए भी भेदभाव नहीं होगा। और 15(3) खुद सरकार को इजाजत दे रहा है, संविधान खुद सरकार को इजाजत दे रहा है कि भेदभाव हो सकता है अगर किसकी बात है तो जेंडर की, और जेंडर में मतलब कौन, वुमेन, बोला उसके लिए भेदभाव हो सकता है। तो 15(3) कोई आर्टिकल, कोई राइट नहीं है, राइट तो सिर्फ कौन से हुए, 15(1) एंड 2। पर 15(3) क्या हुआ, इनेबलिंग क्लॉज, मतलब जो परमिट कर रहा है सरकार को कि आप उस नियम को तोड़ सकते हैं जब बात किसके हक की आ जाए, महिलाओं के हक की आ जाए। अब क्लियर हुआ। जैसे उदाहरण के लिए जो पंचायती राज है या म्युनिसिपैलिटी है, उसके लिए सरकार ने जो संशोधन किए, कौन सी अमेंडमेंट्स हुई, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, ठीक है, जिससे भारत देश में संवैधानिक दर्जा दिया गया पंचायती राज को और म्युनिसिपैलिटी को। उसमें कितनी प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व है, आरक्षित है। अरे देखो, वो किसी ने 50 कर दिए, 60 कर दिए, डजेंट मैटर। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, मैंडेटरी कितनी है, 1/3, 1/3 सीटें मैंडेटरी है, मतलब 33% बोल दो चाहे 1/3 बोल दो, इतनी सीटें हैं वो मैंडेटरी है। मतलब पंचायती राज में इतनी सीटें देनी पड़ेगी महिलाओं को। अब कोई व्यक्ति ऐसी चुनौती कर दे, ऐसा चैलेंज कर दे सुप्रीम कोर्ट में कि आर्टिकल 15(1) और 2 तो क्या बोल रहा था, खास करके 15(1), क्योंकि महिलाओं को जो रिजर्वेशन दी गई है वो कौन दे रहा है रिजर्वेशन, प्राइवेट इंडिविजुअल या स्टेट, स्टेट सरकार कर रही है, सरकार रिजर्वेशन दे रही है। अब आप में से कोई सुप्रीम कोर्ट जाए और आप बोले कि जी मेरे तो मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, और मौलिक अधिकार के वॉयलेशन के लिए वी कैन डायरेक्टली अप्रोच सुप्रीम कोर्ट अंडर विच आर्टिकल 32। तो अगर आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएं अर्जी लगाने के लिए कि मेरा आर्टिकल 15 सबसेक्शन 1 वॉयलेट हो रहा है, और कोर्ट पूछेगा क्यों वॉयलेट हो रहा है, तो और आपने बोल दिया कि उसमें तो साफ साफ लिखा है कि स्टेट किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी, ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, और जेंडर के आधार पे हो रहा है भेदभाव। तो सुप्रीम कोर्ट का जवाब ये होगा कि 15(1) और 2 तो हैं, पर साथ में आपको कौन सा आर्टिकल पढ़ना होगा, 15(3), क्योंकि 15(3) खुद सरकार को इजाजत दे रहा है कि आप 15(1) और 2 के खिलाफ जाके किसके आधार पे भेदभाव कर सकते हैं, सेक्स के आधार पे, जेंडर के आधार पे, जब बात किसके वेलफेयर की हो, जब वुमेन वेलफेयर की बात हो। और वो इसलिए किया गया है क्योंकि पास्ट में आपको पता है महिलाओं का जो शोषण भारत देश में हुआ है, सती प्रथा या डोमेस्टिक वायलेंस या डॉरी सिस्टम हो गया, कई तरह के जो मतलब पास्ट में जो इस तरह से कुरीतियां रही हैं, तो फिर उसके लिए प्रोविजन रखा गया है मेन स्ट्रीम में लाने के लिए। और यही प्रोविजन जो है 15 सबसेक्शन 3 यही बात करता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की। जब पूरा लेक्चर हो जाएगा आर्टिकल 15 और 16 हम पढ़ लेंगे, तब मैं आपको समझाऊंगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्टिकल रिजर्वेशन एंड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। अभी क्रक्स बता देता हूं कि आर्टिकल 15 सबसेक्शन 3 ये वाला जो है, इट टॉक्स अबाउट हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन इन इंडिया। फिर वो समझाऊंगा कि क्या मतलब हुआ और कैसे ये बोलता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। ऑन द कॉन्ट्ररी जब हम आर्टिकल 16 पढ़ेंगे तो 16 सबसेक्शन 4 इट टॉक्स अबाउट वर्टिकल रिजर्वेशन, ये वर्टिकल रिजर्वेशन की बात करता है। तो ये
ओरिजिनली संविधान में बोल रहा हूं मैं। हालांकि बाद में तो 15(4) भी आ गया, वो भी वर्टिकल की ही बात करता है। 15(5) ये भी वर्टिकल की बात करता है। ओरिजिनली जो संविधान में थे ये तो बाद में ऐड हुए, तो उनको मैं फिलहाल मिटा देता हूं। क्लियर हो गया ये? ठीक है, तो 15 सबसेक्शन 3 क्या है? इट इज एन इनेबलिंग क्लॉज विच एम्पावर्स द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। मतलब 15 सबसेक्शन 3, आर्टिकल 15 सबसेक्शन 3 इज एन एक्सेप्शन टू आर्टिकल 15 सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2, इन पर्टिकुलर सबसेक्शन 1, क्योंकि 1 बोलता है कौन भेदभाव नहीं करेगा, स्टेट। और यहां पे ये आर्टिकल खुद किसको परमिशन दे रहा है? स्टेट को। तो इसलिए 15 सबसेक्शन 3 इज नॉट अ फंडामेंटल राइट बट इट इज एन इनेबलिंग क्लॉज। ये राइट नहीं है, राइट वो होता है कि कोई ऐसा नहीं कर सकता है, ये राइट नहीं है, ये एक प्रकार का क्या है? इट इज एन इनेबलिंग क्लॉज, जो एक्सेप्शन है, जो सरकार को परमिशन दे रहा है, ये एक्सेप्शन है। समझ आ गया ये? ठीक है, अब कोई भी ऐसा उदाहरण आप ढूंढ लीजिए अपने देश में, ढूंढ के मुझे बताओ, सोच के बताओ, एनी एक्ट और एनी रेगुलेशन विच इज प्रोवाइडिंग स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन। सोचो कहीं भी आपको लगता हो कि वहां पे जो है एक बायस है, एक जेंडर बायस है, एक महिलाओं के प्रति एक पक्षपात सरकार की तरफ से देखा जाता है। सोचो, मैटरनिटी लीव है, ठीक है, गुड। मैटरनिटी लीव महिलाओं को प्रोविजन है, प्रॉपर सैलरी भी उस दौरान मिलती है। अब तो 6 महीने कर दी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है। हाँ, लोकल गवर्नमेंट में हिमाचल सरकार ने तो 50% कर दी है, हालांकि संविधान में कितना है? 1/3 है। ठीक है, संविधान में 1/3 है। और हाँ, अब आप बस में देखते हैं, कोई भी सरकारी बस है, वहां पे क्या लिखा होता है? सीट नंबर 5, 7, 8, 10, 15 महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो वहां आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं बस वाले को कि भाई मेरे पास तो 15 सबसेक्शन 2 है, क्योंकि 15 सबसेक्शन 2 किसको प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन करने से? प्राइवेट इंडिविजुअल को भी एज वेल एज स्टेट को भी, अगर वो चीज पब्लिक डोमेन में है तो। और एक बस चल रही है, रूट में चल रही है, तो पब्लिक डोमेन में है। फिर बंदा तो चैलेंज कर सकता है कि आपने क्यों ये सीट महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी। तो तब अगर ऐसा आप कोर्ट में केस करते हैं तो कोर्ट का जवाब यही होगा कि किस आर्टिकल को भी पढ़ लो, साथ में 15(3) को भी पढ़ लो, क्योंकि वो इनेबलिंग क्लोज है, जो खुद एक्सेप्शन है 15(1) और 15(2) के लिए। तो चलो, एक तो ये हो गया बस में सीटें आरक्षित हैं, या फिर जो आपने अभी बताया लोकल गवर्नमेंट वाला हो गया। ठीक है, और इसके अलावा मैटरनिटी लीव वाला हो गया। और हाँ, जैसे आप एचएस का फॉर्म भरेंगे तो हो सकता है बॉयज के लिए जनरल कैटेगरी में 400 रुपए फीस हो, महिलाओं 600 हो, और 600 हो गई है। ठीक है, हाँ, आपको ज्यादा पता होगा, आप एस्पिरेंट भर रहे हैं पेपर। और जो महिलाएं हैं उनके लिए कितनी है? 0, फ्री ही कर दिया है, पहले तो 100 हुआ करती थी। हाँ, तो देखो फ्री है। तो वहां पे भी कोई ऐसा नहीं बोल सकता है कि ये भेदभाव है, क्योंकि ये खुद परमिशन कौन दे रहा है? 15 सबसेक्शन 3। कहीं पे भी कुछ भी हो जाए, सरकार जैसे कुछ भी है कि भाई घर का राशन कार्ड जो है वो महिला प्रधान होगी उसके नाम पे बनेगा, या कोई भी जो सरकार कोई सब्सिडी है वो महिलाओं के नाम पे मिलेगी। बहुत सारी ऐसी सब्सिडीज हैं जिनमें, जो हिमाचल सरकार ने भी है, सेंटर की भी सब्सिडीज होती हैं, जिनमें मतलब अगर महिला जाएगी लोन लेने के लिए तो इंटरेस्ट थोड़ा कम रहेगा, पुरुष जाएगा तो इंटरेस्ट ज्यादा रहेगा। या सब्सिडी पुरुष जाएगा तो 30% रहेगा, महिलाएं जाएंगी तो 35% हो जाएगी सब्सिडी। तो हर जगह आपको विशेष प्रोविजन दिखेगा। कानून में भी बहुत सारे ऐसे प्रोविजन हैं जहां पे अगर बेल का कॉन्सेप्ट देखें, बहुत सारे ऐसे क्राइम हैं जिनमें इजीली बच्चों को, या बच्चा कोई उसके ऊपर कोई आरोप है, या महिला के ऊपर आरोप है, उनको इजीली बेल मिल जाती है, फिर पुरुष को इजीली बेल नहीं मिलेगी। तो जिस तरह का भी ये डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, बल्कि ये कैसा डिस्क्रिमिनेशन है? पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। यानी कि पूरी कहानी का क्रक्स बताना हो तो लास्ट में बात यही है कि 15 सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 इट कम्स अंडर इक्वालिटी बिफोर लॉ। जो 15(1)(2) है, ये किस प्रिंसिपल के अंडर आते हैं? इक्वालिटी बिफोर लॉ। कानून के ऊपर कोई नहीं है, सब समान है, जाति धर्म किसी आधार पे किसी से भेदभाव नहीं होगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी, आर्टिकल 15 सबसेक्शन 3 ये किसकी लैंग्वेज बोलता है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। यानी कि लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, जीवन के जैसे सर्कमस्टांसिस वैसी ट्रीटमेंट। तो महिलाओं के लिए सरकार का मानना है कि पास्ट में जो ट्रीटमेंट थी महिलाओं के साथ सही नहीं थी, अब मेन स्ट्रीम में लाने के लिए कुछ उनको प्रोत्साहन देना पड़ेगा, कुछ डिस्क्रिमिनेशन करनी पड़ेगी। पर वो डिस्क्रिमिनेशन डिस्क्रिमिनेशन ना होगी, वो डिस्क्रिमिनेशन कैसी डिस्क्रिमिनेशन होगी? पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। और यही प्रोविजन निकल के आता है कहां से?
इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। डिटेल में हमने प्रीवियस लेक्चर में समझाया, अब मैं समझाने नहीं लूंगा। क्लियर हो गया ये? तो आर्टिकल 15(1) हमने पढ़ लिया, 15(2) पढ़ लिया, और साथ में 15 सबसेक्शन 3, तीनों हो गया। पहले दो फंडामेंटल राइट्स हैं, तीसरा कहने को तो फंडामेंटल राइट है, पर एक्चुअल में देखें तो ये क्या है? इनेबलिंग क्लॉज है। इट इज एन एक्सेप्शन टू आर्टिकल 15(1) एंड 15(2). क्लियर हो गया? ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखो 15(4), ये भी ये भी एक एक्सेप्शन है। ठीक है, ये भी एक्सेप्शन है। अब देखो कैसे एक्सेप्शन है। जैसे 15(3) जो है वो सरकार को खुद परमिट कर रहा है कि आप किसके लिए खास प्रोविजन बना सकते हैं, महिलाओं के लिए। उसी तरह 15(4) बोलता है सरकार को कि आप जो बैकवर्ड कम्युनिटी है, और बैकवर्ड कम्युनिटी किस सेंस में है, अब एग्जाम में आ जाएगा, सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली, सोशली एंड इकोनॉमिकली बोथ, सोशली एंड एजुकेशनली बोथ, तो कौन सा? देखो जब ऑप्शन आते हैं ना तो कंफ्यूजन आ जाता है, आ गया ना कंफ्यूजन? कौन सा? हाँ, दीपांशी का जवाब क्या है? सोशल एंड इकोनॉमिक। देखो अगर सोशल एंड इकोनॉमिक होता, तब अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी से है, तो फिर सबको रिजर्वेशन नहीं होती। उसमें प्रोविजन क्या होता? जो फाइनेंशियली बहुत वेल टू डू है उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगी। क्या ऐसा है? ऐसा तो नहीं है। तो इकोनॉमिकली का तो क्राइटेरिया ही नहीं है। तो क्राइटेरिया है जो लिखा गया है आर्टिकल में, दैट इज सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, ना कि इकोनॉमिकली। इकोनॉमिकली तो अभी पहली बार 2018 में प्रोविजन लाया गया, जिसमें ईडब्ल्यूएस का जो कॉन्सेप्ट, अदरवाइज इकोनॉमिक ग्राउंड में कोई रिजर्वेशन नहीं, वो अभी रिसेंटली जो हुआ, वो 15 का 6 और 16 का 6 जो दोनों ऐड किए गए, आगे है ना ईडब्ल्यूएस, 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। उसके अलावा इससे पहले कोई इकोनॉमिक वाला प्रोविजन नहीं है। तो अभी समझाने के लिए पूरा आर्टिकल तो समझाऊंगा कि 15(4) क्या बोलता है। अभी समझाने के लिए कि जैसे 15(1) में बोला है, स्टेट किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा ऑन ग्राउंड्स रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। पर सेक्स के आधार पे, जेंडर के आधार पे भेदभाव सरकार कर सकती है किस आर्टिकल में? 15(3) में। उसी तरह 15(4) में वो किसके आधार पे कर सकती है? जाति के आधार पे। जाति के आधार पे भेदभाव कर सकती है। तो सोचो 15(4) ये भी एक्सेप्शन हो जाएगा किस आर्टिकल के लिए? 15(1) के लिए। सेम वही स्टेटमेंट कि 15 सबसेक्शन 4 इज एन इनेबलिंग क्लॉज विच एम्पावर्स द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजंस। किसके फेवर में? जो शेड्यूल कास्ट ने लिखा है उसमें क्या लिखा है? सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। किसके लिए फिर सरकार ने इंटरप्रेट किया कि ये कौन होंगे? एसटी, एससी, ओबीसी का प्रोविजन पहले नहीं था, ये बाद में ओबीसी का प्रोविजन 1990 में वीपी सिंह सरकार आई, उन्होंने इंक्लूड कर दिया, जो मंडल कमीशन की अनुशंसाओं के आधार पे हुआ, रिकमेंडेशन पे हुआ। 1978 में बना था दिसंबर में मंडल कमीशन। वो समझेंगे अभी आगे डिटेल में, वो आर्टिकल 16 में समझेंगे, अभी उसको फॉर ग्रांटेड लो, अदरवाइज एकदम ज्यादा हो जाएगा तो क्लियर नहीं होगा। अभी क्रक्स यही है कि जिस तरह 15(3) वो स्पेशल किसकी बात करता है? महिलाओं की। तो 15(4) किसकी बात करता है? सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। तो उनके लिए स्टेट कोई खास प्रोविजन बना सकती है। देखो कोई भी खास प्रोविजन बना सकती है, पर्टिकुलरली नहीं बोल रहा हूं मैं, कोई भी खास प्रोविजन बना सकती है। सरकारी नौकरी के अलावा कुछ भी खास प्रोविजन हो सकता है। सरकारी नौकरी वाला भी है, पर वो 16(4) में है। क्योंकि ये जो दो आर्टिकल हम पढ़ रहे हैं, एक आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16, दोनों सेम है। दोनों बोलते हैं किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। ये जनरल भेदभाव की बात करता है, ढाबा, दुकान, ऐसा कुछ भी। 16 वाला भेदभाव बोलता है कहां पे नहीं होगा? पब्लिक इंप्लॉयमेंट, सरकारी नौकरी में। तो सरकारी नौकरी की कोई भी बात आएगी उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि वो किस आर्टिकल में आना है? 16 में आना है। अभी हम कौन सा आर्टिकल कर रहे हैं? 15। ये नौकरी के अलावा, सरकारी रोजगार के अलावा बाकी जो भी चीजें, कोई भी चीजें कि राशन कितना मिलेगा, इसके अलावा बस में सीट होगी नहीं होगी, कोई भी XYZ कोई भी प्रोविजन हो सकता है। समझ आ गया? ठीक है, तो अब एक बार सब्जेक्ट मैटर देख लेते हैं, फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये देखो 15 सबसेक्शन 4, पहली बात तो ये ओरिजिनली संविधान में नहीं था। वो समझाऊंगा क्यों नहीं था। 16(4) तो था, पर 15(4) नहीं था। और जब सुप्रीम कोर्ट में केस गया 1951 में, तो जुडिशरी ने कहा कि 16(4) तो है, पर बोला 15 में तो ऐसी कोई बात नहीं है। नौकरियों के लिए तो रिजर्वेशन हो सकता है SC ST को,
बोला बाकी जगह कोई खास प्रोविजन नहीं हो सकते हैं। तो उस जजमेंट को ओवरराइड करने के लिए सरकार स्पेशली एक संशोधन लेके आती है 1951 में, और वो था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें बहुत सारी चीजें हुई आपको पता है। 9th शेड्यूल भी किस अमेंडमेंट से आया? फर्स्ट अमेंडमेंट से ही आया। ठीक है, 9th शेड्यूल भी उसी में आया, और ये वाला प्रोविजन भी, मतलब संविधान का कौन सा आर्टिकल? 15 सब सेक्शन 4। ये एक्चुअल में आर्टिकल है। मतलब कभी आप इंटरव्यू में चले गए और आपसे पूछ लिया जाए कि वो आर्टिकल बताओ संविधान का जिससे SC ST या OBC कम्युनिटी को जो है रिजर्वेशन, खास करके SC ST कम्युनिटी, तो वो आर्टिकल कौन सा है? 15(4). मतलब जनरली रिजर्वेशन, मतलब नौकरी वाली नहीं, नौकरी वाली 16(4) में आएगा। अभी बताया आपको कि आर्टिकल 16 पर्टिकुलरली किसकी बात करता है? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पर कहीं पे भी आपको कोई ऐसा प्रोविजन दिख जाए, जैसे आपने बताया कि महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित है, कुछ है, कहीं पे भी ऐसा प्रोविजन दिख जाए जो किसके लिए विशेष अधिकार की बात करता हो, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी, तो फिर वो कौन सा आर्टिकल हुआ? 15(4). पर अगर कहीं पे ये प्रोविजन दिखे कि SC ST कम्युनिटी को नौकरी में आरक्षण, तो फिर उसके लिए कौन सा आर्टिकल है? वो 16 सब सेक्शन 4 हो जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 16 नौकरी के लिए है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए, 15 इन जनरल है। तो कोई भी खास प्रोविजन बनाया जाएगा तो वो किस में आ जाएगा? 15 सब सेक्शन 4। जैसे मान लो कोई फॉर्म है, कोई यूनिवर्सिटी का फॉर्म है और वो भरा जाना है, और मान लो वहां लिखा है कि जनरल कैटेगरी की फीस 500 रुपए है और जो रिजर्व कैटेगरी है उनकी फीस 200 रुपए है, और कोई चला जाए कोर्ट में कि आर्टिकल 15 में तो बोला है कि सरकार क्या नहीं करेगी किसी के साथ, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। पर फिर ये तो डिस्क्रिमिनेशन है, एक की फीस 500, एक की फीस 200। तब कोर्ट का जवाब क्या होगा कि किस आर्टिकल को देख लो? 15 सबसेक्शन को 4 को देख लो, क्योंकि 15 सबसेक्शन 4 एक एक्सेप्शन है किस आर्टिकल के लिए? 15 सबसेक्शन 1 के लिए। 15(1) बोल रहा है नहीं होगा, ओनली ग्राउंड नहीं होगा कास्ट। 15(4) बोल रहा है हो सकता है ओनली ग्राउंड। पर कौन सी वाली कास्ट? सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड, एजुकेशनली बैकवर्ड बोला उनके लिए हो सकता है। और वो कौन आइडेंटिफाई की गई? पहले SC ST ही थी, बाद में 1990 में किसको जोड़ दिया गया साथ में? OBC कम्युनिटी को। तो नौकरी के अलावा आप कहीं पे भी कोई विशेष अधिकार देखेंगे कि कहीं पे फीस कम लग गई, या कल को ऐसा हो जाए कि मान लो मनरेगा में जो रोजगार है, कल को मान लो ऐसा हो जाए कि SC ST कम्युनिटी जो लोग हैं उनको 150 दिन का रोजगार मिलेगा, बाकी को 100 दिन का सुनिश्चित रोजगार मिलेगा, तब भी कोई बंदा केस करेगा। तो फिर कोर्ट का जवाब क्या होगा? कौन सा आर्टिकल देख लो? 15 सबसेक्शन 4। क्योंकि ये इनेबलिंग क्लॉज है, ये अलाउ कर रहा है, एम्पावर कर रहा है सरकार को कि ऐसा संभव है। वो सोशली एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस जो हैं उनके लिए विशेष प्रोविजन बना सकते हैं। कोई भी प्रोविजन अब आप देख लें, जहां पे भी आपको लगे कि XYZ कम्युनिटी, SC ST जो कम्युनिटी है उनका कोई फेवर हो रहा है, तो ये हो सकता है, इट इज पॉसिबल। किस आर्टिकल के अंडर? 15 सबसेक्शन 4। समझ आया मैंने क्या कहा? ये ओरिजिनली नहीं था, कब ऐड हुआ? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। हालांकि नौकरी वाला था ओरिजिनली, वो 16(4) में था ओरिजिनली, नौकरी वाला। इसके अलावा कहीं पे भी विशेष अधिकार हो वो नहीं था, तो फिर वो इसके अंदर दिया गया। ठीक है, डन। अब देखो इसको एक बार पढ़ देते हैं। इट कन्फर्स द पावर ऑन द स्टेट टू मेक स्पेशल अरेंजमेंट। देखो स्पेशल अरेंजमेंट में कुछ भी आ जाएगा, चाहे वो फीस कम लग रही हो, या कल को हो सकता है बस में सीटें आरक्षित हो, ट्रेन में कर दी, कुछ भी हो सकता है, कोई भी स्पेशल अरेंजमेंट फॉर प्रमोटिंग द इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ द सोसाइटी सच एज शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। फिर आर्टिकल 15(4) is invoked, applied where such benefits can be extended to backward classes in various fields such as free education for SC ST OBC, अब OBC भी आ गया 1990 के बाद, that are run by state और receiving aid out of state funds etc। पर आर्टिकल 15(4) जो है, ध्यान रखना है, इसकी एप्लीकेशन अगर इंस्टीट्यूशन की बात करें तो सिर्फ किस वाले इंस्टीट्यूशन के लिए है? जो सरकारी हैं या सरकार से वो एड लेते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कल को मान लेते हैं कि IGMC की कोई भर्ती निकली है, या मान लेते हैं HP यूनिवर्सिटी में कोई रिक्रूटमेंट निकली है, या HP यूनिवर्सिटी में मान लो MBA का कोर्स चल रहा है, और ऐसा बोल दिया जाए कि MBA के कोर्स में 20 सीटें हैं, और जो रिजर्व कम्युनिटी से होगा उनके लिए फीस रहेगी 5,000 रुपए, और जो अनरिजर्व कम्युनिटी से होगा उनके लिए फीस रहेगी 20,000 रुपए। तो अनरिजर्व वाले अगर केस कर देते हैं तो क्या ये केस जायज माना जाएगा? नहीं, क्योंकि 15(4) खुद बोल रहा है, और बात HP यूनिवर्सिटी की है, और HP यूनिवर्सिटी खुद कैसी यूनिवर्सिटी है? इट इज रन बाय स्टेट।
वो सरकारी है, अगर सरकारी ना हो, प्राइवेट हो, पर सरकार से अगर वो क्या रिसीव कर रहे हैं, एड, किसी तरह की मदद सरकार से रिसीव करते हैं, चाहे प्राइवेट ही क्यों नहीं है, तब भी वो ऐसा प्रोविजन कर सकते हैं। वो भेदभाव नहीं होगा, वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन माना जाएगा। समझ आ गया? 3 और 4, ठीक है। थोड़ा ट्रिकी है, ऐसा बुक में नहीं मिलेगा एक एक सेक्शन, बुक में लिखे तो सारे हैं पर सेग्रीगेट नहीं आप कर पाएंगे, इसके लिए मैंने आपको पर्टिकुलरली समझाया। 15(1) स्टेट की बात करता है, 15(2) स्टेट एज वेल एज नॉन स्टेट, यानी कि प्राइवेट इंडिविजुअल, पर पब्लिक डोमेन की चीज होनी चाहिए, पर्सनल नहीं। 15(3) एक्सेप्शन है, बोलता है किसके लिए हो सकता है, महिलाओं के लिए खास प्रोविजन हो सकता है। 15(4) कहता है किसके लिए, SC एंड ST, और बाद में OBCs भी जोड़ दिए, कोई भी स्पेशल अरेंजमेंट की जा सकती है, कोई भी स्पेशल अरेंजमेंट, तो वो संभव है, स्पेशल अरेंजमेंट इज पॉसिबल किसी भी प्रकार की, बस गवर्नमेंट जॉब नहीं होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब वाला किसमें आएगा, 16 में आएगा, वो आर्टिकल 16 में आएगा, वो बात अलग है कि 16 सबसेक्शन 4 में आएगा, पर वो जो भी पब्लिक इंप्लॉयमेंट का मामला है वो सब 16 में आता है। उसके अलावा कुछ भी हो, चाहे फी कंसेशन हो, या इस तरह से मनरेगा में एक्स्ट्रा दिन जोड़ दिए जाएं, या राशन एक्स्ट्रा जोड़ दिया जाए, कोई भी प्रोविजन ऐसा हो सकता है। तो ये हो गया आर्टिकल 15 सबसेक्शन 4। जैसे फॉर एग्जांपल रिजर्वेशन ऑफ सीट्स और फी कंसेशन इन पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो पर्टिकुलरली वर्ड क्या लिखा है बोल्ड करके, पब्लिक, या तो पब्लिक प्राइवेट होंगे, पर कौन से वाले प्राइवेट, विच इज रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड्स, जो स्टेट से एड रिसीव कर रहे हैं, स्टेट से किसी प्रकार की मदद ले रहे हैं, उनके लिए भी पॉसिबल है। उन पे पहले नहीं था, आपका सवाल थोड़ा प्रीमेच्योर है, अभी हम पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ रहे हैं 15(4), अभी थोड़ी देर में आएगा ना 15(5), उसमें फिर अलो किया गया। अब 15(5) में कोई प्राइवेट संस्थान भी है, और अगर सरकार मैंडेट करती है, जैसे कोई प्राइवेट MBBS कॉलेज है, और सरकार बोलती है कि आपको भी आरक्षण देना है, तो उनको भी देना पड़ेगा, वो 15(5) में है। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, 15(4) की। तो 15(4) स्पेशल अरेंजमेंट हो सकता है SC ST के लिए, कहीं पे रिजर्वेशन हो सकती है, नौकरी वाला नहीं, कहां वाली रिजर्वेशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में फी कंसेशन हो सकता है, पर कौन से वाले इंस्टीट्यूशन, जो या तो पब्लिक हो, या सरकार से क्या लेते हो, एड लेते हो, मतलब या तो सरकारी संस्थान हो या एड लेते हो, वो इसमें आ जाएंगे। लेकिन प्राइवेट भी आ सकते हैं, ऐसा कहां पे बोल दिया गया, ऐसे किस आर्टिकल में, 15 सबसेक्शन 5। तो 15(4) में जो इंस्टीट्यूशन है, वो सारी तरह के इंस्टीट्यूशन जो है वो उसमें आ जाएंगे, जैसे IIT, IIM, या इस तरह से NIT, जो बड़े लेवल के संस्थान है, खास करके IIT और IIM, क्या वहां हो सकती है रिजर्वेशन, वहां पे भी हो सकती है, बस एक जगह प्रोहिबिटेड है, बोला एक जगह रिजर्वेशन नहीं होगी, और वो कहां पे, वो कहां पे, प्योरली रिसर्च बेस्ड इंस्टीट्यूशंस, जो प्योरली रिसर्च बेस्ड होते हैं, जैसे बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, टाटा इंस्टीट्यूशन या टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च बॉम्बे में है, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc, ये जो संस्थान है ये प्योरली कैसे है, कैसे संस्थान है, रिसर्च बेस्ड, तो इन पे पॉसिबल नहीं। अदरवाइज IIT IIM कोई भी यूनिवर्सिटी कुछ भी कहीं पे भी हो सकता है, बस कहां पे नहीं होगा, प्योरली रिसर्च बेस्ड जो है वहां पे रिजर्वेशन नहीं, अदरवाइज बाकियों में संभव है। तो आर्टिकल हो गया 15(4). अब आता है 15(5), देखो डिफरेंस समझ लो, थोड़ी देर पहले मैंने बताया 15(4) पर्टिकुलरली किसकी बात करता है, 15(4) 5 दोनों सेम है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन या फी कंसेशन, और 15(4) पर्टिकुलरली कौन से इंस्टीट्यूशन, स्टेट इंस्टीट्यूशन, या तो सरकारी हो या फिर सरकार से एड लेते हो। 15(5) में एडिशनली क्या जोड़ दिया गया, बोला प्राइवेट भी ऐसा कर सकते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। तो ये बाद में आया किस अमेंडमेंट से, जैसे 15(4) किस अमेंडमेंट में आया, फर्स्ट अमेंडमेंट, और पहली अमेंडमेंट कब हुई, 1951, और ये वाला आया 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005। ये बोलता है इट कन्फर्स द पावर ऑन स्टेट टू रिजर्व सीट्स फॉर बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग, ये कीवर्ड है, इंक्लूडिंग प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो मदद लें चाहे ना लें, वेदर एडेड और अनएडेड बाय स्टेट, बट नॉट इन माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक मदरसा। माइनॉरिटी वाले में संभव नहीं, जब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 29 तो आपको क्लियर होगा। जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे एग्जांपल क्या बताया,
मदरसा, वहां पॉसिबल नहीं। वहां पे नहीं हो सकता है कि सरकार बोले कि रिजर्वेशन दे दो मदरसा में, उस पे पॉसिबल नहीं है, अदरवाइज पॉसिबल है। प्राइवेट में भी पॉसिबल है। ठीक है। देन द स्कोप ऑफ आर्टिकल 15 सबसेक्शन 5 is limited to only one area, that is reservation of seats in educational institution। इस अंतर को समझो। आर्टिकल 15 और 4 में दो अंतर समझो। देखो 15 सबसेक्शन 4 और 15 सबसेक्शन 5, ये जनरल है। ये बोलता है स्पेशल अरेंजमेंट किसके फेवर में? इन फेवर ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि एससीज एंड एसटीज। और बाद में कौन जोड़ दिए गए साथ में? ओबीसी 1990 में। उनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट किसी तरह का भी हो सकता है, किसी तरह का भी हो सकता है। वो चाहे वो जैसे अभी महिलाओं के लिए बस में सीटें आरक्षित है, मान लो कल को हो जाए सोशली एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस के लिए, तो वो भी संभव है। आर्टिकल 15(4) में कोई भी स्पेशल अरेंजमेंट पॉसिबल है। पर 15(5) सिर्फ पर्टिकुलरली किसकी बात करता है? रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ये सिर्फ रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करता है। ये तो ये भी बोलता है स्पेशल अरेंजमेंट में कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में अप्लाई करती बार हमें फी पे करनी पड़ती है, और उस फी में भी पर्टिकुलर कम्युनिटीज को क्या मिलेगा? कंसेशन मिल सकता है। वो यहां पे नहीं है, ये सिर्फ सीटें रिजर्व करने की बात है। पर 15(4) में भी सीटें रिजर्व हो सकती थी, पर वो सिर्फ किसकी बात थी? पब्लिक इंस्टीट्यूशन की। और यहाँ पे पब्लिक मतलब, पब्लिक में कंफ्यूजन होगा आपको, मैं स्टेट लिखता हूं, विच आर अंडर स्टेट और रिसीविंग एड फ्रॉम स्टेट। लेकिन यहाँ पे वो जो है ये प्राइवेट भी हो सकते हैं, चाहे वो एड ले रहे हो चाहे वो एड नहीं ले रहे हो, दोनों प्रकार के इसमें कवर हो जाएंगे। तो आर्टिकल 15(5) पर्टिकुलरली किस फेयर की बात करेगा? रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। फॉर हुम? फॉर हुम? फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, जिसमें एससी एसटी ओबीसी। अब वो चाहे प्राइवेट संस्थान है, गवर्नमेंट है, सरकार बोलेगी तो करना पड़ेगा। पर 15(4) वो उसमें सारी चीजें आ जाएंगी, कोई भी स्पेशल अरेंजमेंट, कोई भी स्पेशल अरेंजमेंट आ सकता है, किसी भी तरह से जो है सरकार फेवर कर सकती है। जैसे एक स्कीम आई थी, अभी भी है, स्टैंड अप इंडिया करके। तो स्टैंड अप इंडिया में जो जो एससी एसटी कम्युनिटी है या जो महिलाएं हैं, उनको कुछ सब्सिडी सरकार देती है अपना उद्यम शुरू करने के लिए। तो वहां कोई ये नहीं बोल सकता कि महिलाओं को ही क्यों, पुरुषों को क्यों नहीं, या फिर पर्टिकुलर कैटेगरी को ही, अनरिजर्व वालों को क्यों नहीं, क्योंकि ये इजाजत कौन दे रहा है? 15 सबसेक्शन 4 कैटेगरी के लिए, और 15 सबसेक्शन 3 किसके लिए? महिलाओं के लिए। तो हम उसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं। किसी तरह का भी स्पेशल प्रोविजन फ्यूचर में हो सकता है, बस सरकारी नौकरी वाला नहीं, क्योंकि वो कहाँ आएगा? वो आर्टिकल 16 सबसेक्शन 4 या सबसेक्शन 5, वो उसके अलग अलग आर्टिकल्स हैं, वो वहां पे आएगा। क्लियर हो गई आपको? ही ठीक है, तो समझ आना चाहिए। 15(1) क्या बोलता है? स्टेट किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी, किस आधार पे? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। 15(2) भी यही बोलता है, पर उसमें स्टेट भी एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल भी। पर अगर वो चीज कहां पे है? पब्लिक डोमेन में है, तो वो पर्टिकुलरली बता दिए गए हैं। कुआं है, नल है, बाथिंग घाट है, रोड है, ऐसी सारी चीजें, रिक्रिएशनल एक्टिविटी का कोई स्पोर्ट है, सब उसमें बता दी गई है। 15(3) खुद एक्सेप्शन है। तो ये सारे 15(1) और 2 ये बस फंडामेंटल राइट्स हैं। बाकी 15(3) ये क्या हुआ? एक्सेप्शन, इनेबलिंग क्लॉज। उसी तरह 15(4) ये भी क्या हुआ? इनेबलिंग क्लॉज। क्योंकि यहां बोला था भेदभाव नहीं होगा रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे। पर सेक्स के आधार पे हो सकता है किस आर्टिकल से? 15(3). कास्ट के आधार पे हो सकता है किस आर्टिकल से? 15(4). तो ये सब एक्सेप्शंस में काउंट होते हैं। सो इट इज आर्टिकल 15 सबसेक्शन 4। तो 15(3) तक संविधान में थे। 15(4) कब आया? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951। और 15(5) कब आया? 93rd CAA 2005। ठीक है, इसमें ये ऐड हुआ। अब ये आपको बता दिया मैंने कि अब तो ओबीसी के लिए भी हो गया है, आईआईटी में भी पॉसिबल है, एनआईटी में भी, आईआईएम में भी, हर जगह पॉसिबल है। बस कहां पे नहीं होगा? नॉट इन प्योरली रिसर्च ओरिएंटेड इंस्टीट्यूशन। जैसे टाटा इंस्टीट्यूशन है फंडामेंटल रिसर्च का, भाभा एटमिक रिसर्च सेंटर है, और इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस है, इनमें पॉसिबल नहीं है, बस बाकी जगह हो सकता है। देखो 15 सबसेक्शन 6 ये तो रिसेंट वाला प्रोविजन है, अभी रिसेंटली जो आया, मतलब कुछ 4-5 साल पहले जो आया। देखो 2018 में
इंट्रोड्यूस्ड बाय 103rd CAA 2018। संशोधन था 103 का, पर बिल कौन सा वाला था? 124। अब देखो ऐसा क्यों होता है, शॉर्ट में समझ लो। एक बिल होता है और एक एक्ट होता है। पार्लियामेंट में जब भी कोई प्रस्ताव रखा जाए, मान लो ये दो सदन है, लोकसभा राज्यसभा, एक में प्रस्ताव रखा जाएगा, एक सदन पास करेगा, दूसरे में जाएगा वो पास करेगा। अब तक ये क्या कहलाएगा? बिल। जब दोनों सदन पास कर देते हैं और बाद में जाएगा किसके पास साइन होने के लिए? प्रेसिडेंट के पास। और जब प्रेसिडेंट हस्ताक्षर कर देगा, अपनी कंसेंट दे देगा, तब उसको क्या बोलते हैं? एक्ट बोलते हैं। तब वो देश की रूल बुक में चढ़ता है। पर ऐसा जरूरी तो नहीं कि जितनी बार प्रयास किया गया हो संविधान में, संविधान इसको सदन में संविधान को संशोधन करने का, उतनी बार ही पास हो गया हो। सोचो, जैसे पहला बिल रखा होगा लेकिन एक सदन ने रिजेक्ट कर दिया हो, फिर दूसरा बिल रखा वो रिजेक्ट हो गया, तीसरा रखा रिजेक्ट हो गया, और मान लो चौथा जो बिल रखा वो पास हो गया। बिल तो कितने नंबर का हुआ? फोर्थ। पर एक्ट कितने नंबर का बनेगा? फर्स्ट। इसलिए बिल और एक्ट में नंबर्स हमें अलग अलग देखने को मिलता है, क्योंकि हर बिल वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो जाता है किसमें? एक्ट में। बहुत सारे बिल हैं जो लैप्स हो जाते हैं। अगर लोकसभा का टेन्योर खत्म हो गया तो बिल लैप्स हो जाएगा, ठीक है, या प्रेसिडेंट ने मना कर दी तो फिर खत्म हो जाएगा। मान लो एब्सोल्यूट वीटो करता है, उसकी अलग परिस्थितियां होती हैं। तो ये है आर्टिकल 15 सबसेक्शन 6, और ये बोलता है 103 अमेंडमेंट से आया, पर बिल कौन सा वाला था? 124th। देखो ये आपको क्लियर है, 15/6 ये 10% रिजर्वेशन की बात करता है, किसके लिए? ईडब्ल्यूएस के लिए। अभी शॉर्ट में समझ लो, ये जो ईडब्ल्यूएस वाला है, थोड़ी देर में पूरी कहानी सुनाऊंगा इसकी, लेकिन शॉर्ट में ये प्रोविजन 15/6 में भी है और ये प्रोविजन 16/6 में भी है। दोनों के लिए अमेंडमेंट सेम है। कौन सी वाली? 103rd CAA 2018। और बिल दोनों के लिए सेम है, कौन सा? 124th CA बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। ये दोनों के लिए सेम है। बस आप आइडिया लगा लो, 15 का 6 है और 16 का 6 है, तो अंतर क्या होगा? 16 वाला आर्टिकल पर्टिकुलरली किसकी बात करता है? पब्लिक इंप्लॉयमेंट। तो जब सरकारी नौकरी की बात है, मान लो एचएस का फॉर्म है, एलआईडी का फॉर्म है, कोई भी ऐसा फॉर्म बंदा भर रहा है, तो नौकरी की जब बात है, तो ईडब्ल्यूएस वालों को, मतलब जो अनरिजर्व है, जनरल कैटेगरी में जो ईडब्ल्यूएस में आते हैं, जिनका इकोनॉमिक क्राइटेरिया वो फुलफिल करते हैं, एक क्राइटेरिया स्टेट वाइज बताया जाता है, लैंड, मनी, वो सब बताया जाता है, लगभग 8 लाख के आसपास है, तो लगभग लगभग सारे ही आ जाते हैं। तो ईडब्ल्यूएस के अंदर कितनी रिजर्वेशन पॉसिबल है? 10%। जब नौकरियों की बात करें सरकारी रोजगार में, तो आर्टिकल कौन सा आ जाएगा? 16(6). बात वही है, किसके लिए? 10% आरक्षण सरकारी नौकरी में, किसके लिए? ईडब्ल्यूएस के लिए। मतलब जो SC ST OBC में नहीं आए, उनके अलावा जो बचे, यानी कि कौन? अनरिजर्व। तो अनरिजर्व के लिए 10% पॉसिबल है। उसी तरह 15(6) भी सेम बात करता है, ईडब्ल्यूएस के लिए 10%। पर यहां पब्लिक इंप्लॉयमेंट की बात नहीं है, ये कहां पे? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जैसे कल को कोई यूनिवर्सिटी में किसी को दाखिला लेना है, फॉर्म भरने हैं, तो वहां पे मान लो 10% सीटें आरक्षित है, या कहीं पे आईआईटी में 10% सीटें आरक्षित है, तो आईआईटी में पढ़ना वो नौकरी नहीं है, वो पढ़ाई है, तो वो किस आर्टिकल में आएगा रिजर्वेशन? 15 सबसेक्शन 6। जब नौकरी की बात हो, उसमें रिजर्वेशन हो ईडब्ल्यूएस के लिए, वो किस आर्टिकल में? 16 सबसेक्शन 6। तो दोनों 15 का 6 और 16 का 6 ये 2018 में एक ही अमेंडमेंट से आए। किस अमेंडमेंट से? 103rd। और बिल कौन सा था? 124th। तो एकदम सेम है ये प्रोविजन। क्लियर हो जाएगा? अब मैं 16(6) नहीं समझाने लगूंगा, वो हो गया। जब 16 करेंगे तो 16(5) तक ही होगा, क्योंकि अमेंडमेंट सेम है। बस ये नौकरी के लिए और ये किसके लिए? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए। तो ये पूरा इसमें लिखा गया है। अब इसके लिए देखो, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन बोला गया है, तो इकोनॉमिक वीकनेस के लिए प्रॉपर एक क्राइटेरिया है, और किसके आधार पे? फैमिली इनकम है, और बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जो जोड़े गए हैं इसके लिए, कि जमीन कितनी है, हाउस कितना है, वो सारी चीजें हैं। वो जब आप जाएंगे उसमें, कोर्ट के बाहर जब जाएंगे डीसी ऑफिस वगैरह में अपना सर्टिफिकेट बनाने के लिए, तो वहां सारी डिटेल आपसे पूछ ली जाती है। हर स्टेट का अलग अलग क्राइटेरिया हो सकता है, ठीक है, स्टेट की लैंड होल्डिंग के हिसाब से अलग अलग क्राइटेरिया हो सकता है कि कितनी जमीन है, कितनी नहीं है। मे भी आप में से भी किसी ने बनवाया हो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, तो वो एक अलग प्रोविजन है ईडब्ल्यूएस वाला। और लास्ट में ये सोशल जस्टिस। जब हम प्रियम्बल पढ़ रहे थे, तो प्रेम्बल में हमने बात की थी जस्टिस 3 तरह का। कौन सा? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल।
तो सोचो आर्टिकल 15 जो बोल रहा है किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, कोई कुएं से पानी भरने से वंचित नहीं किया जाएगा जात पात धर्म के आधार पे, ये जो आर्टिकल है, या महिलाएं जो हिस्टोरिकली प्रताड़ित थी उनके उत्थान के लिए, इमेंसिपेशन के लिए सरकार 15 सबसेक्शन 3 लाई है। ये सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस जिनका इतिहास में बहुत ज्यादा शोषण हुआ है, उनके उत्थान के लिए कोई प्रोविजन लेके आई है। तो ये किस तरह का न्याय करना चाह रहे हैं संविधान में? सोशल जस्टिस। तो ये वो सोशल जस्टिस है जो हमने प्रेम्बल में पढ़ा था। समझ आ गया? तो एक मैंने बोला आर्टिकल 15 सबसेक्शन 2 एंड आर्टिकल 17 दोनों समाज से किसको खत्म करने का प्रयास करते हैं? अस्पृश्यता को, अनटचेबिलिटी। उसी तरह आर्टिकल 15 जो हमने डिटेल में पढ़ा, ये किसकी बात करता है? ये सोशल जस्टिस की बात करता है। ये देश में सामाजिक न्याय दिलवाने की बात करता है कि समाज में जो पास्ट में कुरीतियां थी या इस तरह से इनइक्वालिटी थी, उसको बैलेंस आउट करने की ये बात करता है। तो इन डिटेल हमने पढ़ा, इट इज आर्टिकल 50। ठीक है, तो ये आर्टिकल 15 हो। किसी को कोई डाउट है इससे तो आप पूछ सकते हैं। अमेंडमेंट्स मैंने आपको बता दी।